अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुतालिक जो पेपर में सवाल आए थे उनको सॉल्व किया था। 2023 रेगुलर प्राइवेट और 2022 रेगुलर प्राइवेट में जो पेपर आए थे उनको सॉल्व किया था। अब हम मजीद 2021 से जो पेपर में सवाल आए उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि शहजाद मुल्ला है, उसमें आपको इसका ऑथराइज कैपिटल बता रहा है। शाहजेद या शहजाद जो भी है वो आपको ऑथराइज कैपिटल बता रहा है, आपको 20 लाख। 10 रुपए का उसका एक रेट है। जून 30, 2021 में अनएडजस्टेड बैलेंस उनके दे रहे हैं। तो यहाँ पर सारे आपको अनएडजस्टेड बैलेंस दिए हुए। कैश एसिड्स है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसिड्स है, अलाउंस फॉर डाउटफुल है, मर्चेंट इन्वेंट्री भी एसिड्स है, प्रीपेड भी करंट एसिड्स है, बिल्डिंग फिक्स एसिड्स। और बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन हो चुका है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बता रहा है 2,50,000 है। ये 2,50,000 ये क्रेडिट में आएगा। उसके बाद अकाउंट पेबल है, शेयर कैपिटल है, अकाउंट पेबल लायबिलिटीज है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर इक्विटीज का हिस्सा है, रिटर्निंग भी उसी का हिस्सा है, कमीशन इनकम दे रहा है, इनकम का हिस्सा है, सेल्स रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ डायरेक्ट निकाल के दे दी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रीपेड सैलरीज दी गई है, ये करंट एसेट्स है, रेंट एक्सपेंस है और प्रीपेड इंश्योरेंस ये दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है और रेंट ऊपर एक्सपेंस दिया हुआ है। अब आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट बता रहे हैं। रिक्वायर्ड में आते हैं, रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न एंडिंग बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। कंपनी का नाम लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, क्योंकि मंथ जो है वो जून 30 तक का दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग सेल लेंगे और सेल जो है हमारे पास वो 4,80,000 आ रही है। $4,80,000 की हम यहां से सेल लेंगे। सेल्स रेवेन्यू आ जाएगी हमारी, सेल 4,80,000 लेस करवाएंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दी गई है तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करवा देंगे। तो यहाँ से हम सेल में से डायरेक्टली जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करवा देंगे। तो लिखेंगे लेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई है तो आप डायरेक्टली इसको लेस करवा देंगे। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 में से एक्सपेंसेस को माइनस करवाएंगे। जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सबके सब हम इसमें से लेस कराएंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं। जो हमें ट्रायल में मिल रहा है, जो हमारे अनएडजस्टेड से पहले मिल रहा है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहला एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस 25,000। हम जाके देखते हैं कि अगर सैलरीज का एडजस्टिंग के अंदर कोई लिंक था या कोई एडजस्टिंग एंट्री हुई है इसकी, तो बिल्कुल नहीं है। 2 एंट्री आ रही है सैलरीज की। अच्छा, यहाँ पर सैलरीज 2 दी हुई है, एक एक्सपेंस बता रहा है और एक एडवांस बता रहा है। अगर यहाँ पे दोनों दिए है तो फिर एडवांस का जो एडजस्ट होगा वो एडवांस में से होगा और एक्सपेंस का जो एडजस्ट होगा वो एक्सपेंस में से होगा। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपेंस बताता तो फिर हम इसको जिस तरह से हमने 2021 में किया था उसी तरह से इसको करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सपेंस देखते हैं। यहाँ पे 25,000 का एक्सपेंस है, जबकि एडजस्टिंग के अंदर आते हैं तो साल के आखिरी में चलता है कि 30,000 तक का एक्सपेंस हो गया। सर 25,000 के एक्सपेंस में से 30,000 का एक्सपेंस मजीद बढ़ गया है। तो मजीद जो बढ़ा, कितना खर्चा बढ़ा? 5,000 का खर्चा मजीद और सैलरीज का बढ़ गया। आपका जो खर्चा बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है, उतने पैसे आपको पेड करने होते हैं, उतने पैसे आपके अनपेड होते हैं। तो लिहाजा ये 5,000 एक्सपेंस है, ये तो एक्सपेंस में इंक्लूड हो जाएगा। और जो 5,000 रुपए है
वो आपने पे करने के लिए 5,000 जो पेबल है ये आपकी लायबिलिटी साइड पर आएगा। तो 5,000 हमारे जो बैलेंस 25,000 के एक्सपेंस थे उसके अंदर 5,000 हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रीपेड की तरफ। प्रीपेड सैलरीज था हमारा 30,000 का और यहाँ प्रीपेड सैलरीज जो आपको दिया वो 12,000 तक का हुआ अभी तक। तो 30,000 में से 12,000 तक के एडवांस बचे हैं। तो सर अगर आपने 30,000 के एडवांस में से 12,000 के एडवांस बच गए तो इसका मतलब है कि 18,000 का जो एडवांस था वो आपका एक्सपायर हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। तो आप क्या करेंगे, 30,000 में से 12,000 निकाल दें एडवांस, तो आपके बचे 18,000। तो असल जो एक्सपेंस हुआ है सैलरीज तो 18,000 की हुई है। तो 18,000 एक्सपेंस में इजाफा होगा तो आप इसको ऐड कर लेंगे। लेकिन जब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो 12,000 का एडवांस बच रहा है। तो ये 12,000 का जो एडवांस बच रहा है ये आपका एसेट साइड में करंट एसेट में चला जाएगा। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस आ चुके हैं। अगला एक्सपेंस देखते हैं आपका अनएडजस्टेड बैलेंस में क्या आ रहा है। दूसरा एक्सपेंस आपका रेंट एक्सपेंस आ रहा है 6,000 रुपए, 60,000 रुपए। जबकि एंट्री में देखते हैं कि रेंट का कोई एडजस्ट हुआ है, कोई है नीचे या नहीं है। तो आगे देखा हमने रेंट का कौन सा पॉइंट आ रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्रूड होता है और एक्रूड वो अमाउंट जिसका अमाउंट आपको पे करना होता है, जिसका आपको पैसा अमाउंट बाद में देना होता है। तो अब रेंट एक्सपेंस कर लिया लेकिन पैसा अभी तक अदा नहीं करा तो वो आपका एक्सपेंस होता है। तो ये एक्रूड होता है तो हम एक्सपेंस में जमा कर लेते हैं। ऊपर रेंट एक्सपेंस 60,000 है, नीचे रेंट एक्सपेंस आपका 28,000 है। तो दोनों को जमा करेंगे तो रेंट एक्सपेंस हमारा आ जाएगा जमा करके 88,000। सर उसके बाद आपके पास और कौन सा एक्सपेंस है, यहाँ अनएडजस्टेड के अंदर और कोई एक्सपेंस नहीं आ रहे, दो आ गए सारे। अब हम एडजस्टिंग से देखेंगे कौन कौन से हमारे एक्सपेंस आ रहे हैं। प्रीपेड हम ले चुके हैं, सैलरीज हम ले चुके हैं, एक्रूड इनकम है और प्रीपेड की बात करते हैं। अब प्रीपेड रेंट बता रहे हैं आपका 7,000 रुपए। ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या इनिशियली रिकॉर्ड था, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। प्रीपेड रेंट नहीं सर, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को देखते हैं हमारे पास। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 20,000 की थी। 20,000 की एडवर्टाइजिंग में से जब आप एडजस्ट में आए तो पता चला आपको कि आपकी एडवर्टाइजिंग जो है वो 7,000 की हुई है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग थी वो 20 की थी एडवांस रखी हुई और उसमें से आपने एडवांस में से 7,000 की एडवर्टाइजिंग एडवांस रह गई आपकी। तो सर एडवर्टाइजिंग कितनी एक्सपायर हो गई आपकी, कितनी एक्सपेंस हो गई। तो सर 14,000 में से 7,000 को आप माइनस करा दीजिए तो 13,000 की जो इंश्योरेंस थी वो एडवर्टाइजिंग थी वो आपकी एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपेंस हो चुकी है। तो आप एक्सपेंस में इसको 20 में से 7,000 माइनस करके 13,000 लेंगे। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपका 13,000 आएगा। उसके बाद ये जो एडवांस बचा ये आपका करंट एसेट है, 7,000 का ही करंट एसेट में चला जाएगा। उसके बाद जो है आपका ये हो गया एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। अब इंश्योरेंस की बात करते हैं सर। इंश्योरेंस आपको बता रहा है रिप्रेजेंट 2 ईयर इंश्योरेंस, आपको 2 साल की इंश्योरेंस दी गई है जिसका पैसा आपने जो है वो 28 फरवरी 2021 को अदा किया है। तो सर 2 साल की इंश्योरेंस दी गई है आपकी। और हम आते हैं ट्रायल के अंदर, हम आते हैं अनरजिस्टर्ड के अंदर, इंश्योरेंस देखते हैं। आपका एडवांस था 36,000 का सर, 36,000 का एडवांस था और ये एडवांस जो था ये 2 साल तक का था। तो हमें ये पता करना है कि 1 महीने का एडवांस कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 महीने का एडवांस निकालने के लिए हम जो 36,000 का अमाउंट दिया हुआ है उसको आप डिवाइड करवा देंगे किस पर, 2 साल के। तो 2 साल में 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 होते हैं। आप इसको 24 पे डिवाइड करवा देंगे। 24 पे डिवाइड करवाएंगे तो पर मंथ आ जाएगा आपका 1,500। अब आप देखिए मंथ जो है वो जून 30 तक का एडजस्टेड हो रहा है और यहां पर जो है जून 30 तक का है और आपने पे इसको किया 28 फरवरी 2021 से पे किया है। तो 21 से लेकर जून 30 2021 तक जाते हैं तो कितने महीने एक्सपेंस हो चुके हैं वो हम हिसाब करते हैं। तो सर अगर आप ये निकालेंगे तो जून से अगर आप गिनना, फेब से, फेब की तो लास्ट डेट है, फेब इंक्लूड नहीं होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और मई, फेब से काउंट नहीं होगा। मार्च, अप्रैल,
मार्च अप्रैल तो मार्च अप्रैल मई जून का मतलब 4 महीने आपका एक्सपेंस हो गया। तो आप 4 महीने का जो है वो इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है आपका। तो 4th मंथ का आप इंश्योरेंस निकालेंगे तो पर मंथ का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस आया था वो 1500 का आया था। तो 1500 को मल्टीप्लाई 4 करा दीजिएगा तो आपके पास 6000 का इंश्योरेंस जो है एक्सपायर हो गया 36,000 में से। उसके बाद सर आपको डाउटफुल बता रहा है आपका 10% अकाउंट रिसीवेबल जो है वो बैड डेट्स आपका रिसीवेबल पे अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा बैड डेट एक्सपेंस होगा। एस्टिमेट हो रहा है हमारे पास 10%। तो हम रिसीवेबल पे जाएंगे और रिसीवेबल पे जाते हैं तो रिसीवेबल हमारे पास मौजूद है 4,20,000। 4,20,000 का आप 15% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो 42,000 आएगा सर। 42,000 आपका जो है वो बैड डेट एक्सपेंस आएगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद इसको एडजस्ट करना भी बाकी। लेकिन अगर हम ट्रायल में जाते हैं तो ट्रायल में जाके देखते हैं कि हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस मौजूद है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का जो बैलेंस मौजूद है वो हमारे पास डेबिट बैलेंस है। आपको पता है अगर आप एडजस्ट करें तो उसमें जो एस्टिमेटेड अमाउंट आपको दिया हुआ हो और जो डेबिट बैलेंस हो तो हम ऐड कर देते। तो इसके अंदर 15,000 इसमें ऐड कर देंगे डेबिट बैलेंस। तो हमारा जो बैड डेट एक्सपेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 57,000। उसके बाद सर ये हमारा बैड डेट एक्सपेंस आ गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बैड डेट एक्सपेंस के बाद आपको एप्रोप्रिएशंस बता रहे हैं कि प्लान एक्सपेंशन एक्सटेंशन की, कंटीजेंसी की और डिक्लेरेशंस जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। अभी हमारी तमाम चीजें आ गई, एक्सपेंसेस इनको जमा कर लेते हैं। सारे एक्सपेंसेस को सर जमा कराएंगे तो आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा 2,12,000। सर 2,10,000 में से प्रॉफिट में से 2,12,000 का खर्चा कर दिया तो 2,000 आप लॉस में चले गए। तो आपको बिजनेस से लॉस हुआ 2,000 रुपए का। उसके बाद इसमें आप अदर इनकम को आप ऐड करेंगे और अदर इनकम में आते हैं तो देखते हैं क्या इनकम दी गई। एक्रूड इनकम दी गई 38,000। एक्रूड इनकम जो होती है वो इनकम में जमा हो जाती है। तो ऊपर इनकम दी गई आपको 3 लाख। तो 3 लाख में सर एक्रूड इनकम जो है वो जमा कर देंगे। 3,31,000 की इनकम हो जाएगी तो 3,38,000 की इनकम इसमें ऐड कर देंगे। सर 3,38,000 में से 2,000 को लेस कराएंगे माइनस की तो पॉजिटिव अमाउंट आएगा 3,36,000। इट्स मीन आपको नेट प्रॉफिट आएगा 3,36,000 का। अब उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग के अंदर आते हैं सर। रिटर्निंग का अनएप्रोप्रिएट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लेते हैं जो हमें इधर दिया हुआ है। हमें कितना अमाउंट दिया हुआ है सर 5 लाख। उसके अंदर हम लोग नेट प्रॉफिट जो है वो 3,36,000 को जमा करते हैं तो टोटल बैलेंस ऑफ रिटर्निंग हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 8,54,000। इसमें से जो हमने एप्रोप्रिएशंस किए तो वो हम लेस करवा देते हैं। इसमें से जो हमने जो एप्रोप्रिएशंस किए यानी जो रिजर्व निकाले, जो डिक्लेरेशंस किए वो सब की सब इसमें से हम लोग लेस कराते। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग के अंदर। तो पहली एप्रोप्रिएशन आपकी मैंने यहाँ कैश डिविडेंड लिख दिया, चले वो ले लेते हैं। कैश डिविडेंड डिक्लेरेशंस हो रही है 60,000 रुपए और रिजर्व निकल रहा है, रिजर्व फॉर प्लांट निकल रहा है 90,000 का और रिजर्व फॉर कंटीजेंसी निकल रहा है 30,000 का। सर अगर ड्राइंग होती है यहाँ पर इन केस तो ये ड्राइंग भी एप्रोप्रिएशन में लेस हो जाता है, लेकिन वो दी नहीं है। इनको जमा कराएंगे सर तो ये आपके पास टोटल एप्रोप्रिएशंस आ जाएंगी आपके पास और उसमें से आप क्या करेंगे लेस कराएंगे। 8,54,000 में से 1,80,000 का अमाउंट निकाल लिया गया है तो एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटर्निंग बनता है 6,65,000। उसके बाद इसकी हम लोग बैलेंस शीट्स को बनाते हैं और आगे आते हैं बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स में सबसे पहले हम लोग कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज ऑफ जून 30, 2021, इक्विटीज आएंगी और अमाउंट एसेट्स आ जाएंगे। इक्विटीज में आपको ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है शायद, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे। ऑथराइज कैपिटल जो है वो 20 लाख है, 10 रुपए का डिवाइड 10 करते हैं तो 2 लाख शेयर में बनेगा। तो 2 लाख शेयर में 10 रुपए के हिसाब से इसको डबल लाइन करके आप क्लोज कर देंगे, इसको टोटल में शामिल नहीं करेंगे।
उसके बाद आपने शेयर होल्डर इक्विटीज लेनी है। शेयर होल्डर इक्विटीज में एंडिंग बैलेंस रिटर्न पहले सबसे पहले शेयर कैपिटल लिख लीजिएगा। पहले शेयर कैपिटल लिख लीजिएगा, आपके पास शेयर कैपिटल वहां पे 7 लाख रुपए दिए, फिर उसके बाद रिटर्न एंडिंग लिखिएगा। इसको आप चेंज कर लीजिए, पहले शेयर कैपिटल लिख दीजिएगा। पहले शेयर कैपिटल आ गया 7 लाख रुपए, उसके बाद रिटर्न एंडिंग का जो बैलेंस था हमारा एंडिंग वो 6,56,000 हमने कैलकुलेट किया था, वो हमने यहाँ पे लिखा, जो स्टेटमेंट में निकाला था। फिर रिजर्व हमारे शेयर होल्डर इक्विटीज का 100 होते हैं। अब रिजर्व में अगर आप देखें तो पहले से कोई रिजर्व नहीं था, यहाँ पर होता तो उनको मैनेज करके लेते, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोप्रिएशन में ये एडजस्टिंग के अंदर वही रिजर्व हम लेस करा देंगे। रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन जो 90,000 है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी जो 30,000 है, ये हम जो है शेयर होल्डर इक्विटीज में रिकॉर्ड कर देंगे जिसको हमने लेस करवाया था। अगर ऊपर होते तो हम इसको जो है वो एडजस्ट करके लेते हैं। तो ये हमारे शेयर होल्डर इक्विटीज में आ गया। उसके बाद हम लायबिलिटीज में आते हैं। लायबिलिटीज में हमारा अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल का कोई लिंक नहीं है, यही आ जाएगा 5 लाख रुपए। उसके बाद मेरे ख्याल में जो है ऊपर अनएडजस्टेड पे कोई लायबिलिटीज नहीं है, सिर्फ एक ही लायबिलिटीज थी। अब एडजस्टिंग से देखते हैं, तो एडजस्टिंग के अंदर हमारे पास जो लायबिलिटीज आ रही है, ये एडवांस था, ये हमारा सैलरीज था, 25 का था, 30 का हुआ था, 5,000 देंगे तो 5,000 हमारे जो है जो पेबल है, तो ये हमारा सैलरीज पेबल जाएगा 5,000 रुपए, यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं ये एक्रूड इनकम है, प्रीपेड ये है, आउटस्टैंडिंग भी जो होता है वो आपका पेबल होता है, तो रेंट पेबल आपका 28,000 रुपए, ये जो आपका लायबिलिटीज में आ जाएगा। और देखते हैं लायबिलिटीज यहाँ पर, तो लायबिलिटीज हमें मिलती है कैश डिविडेंड पेबल, ये भी हमारा 60,000 जो है वो लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। ये था हमारी लायबिलिटी जो हमने आप मेंशन करी। अब उसके बाद हम एसेट साइड पर आते हैं। एसेट में सबसे पहले हम लोग फिक्स एसेट लेते हैं। फिक्स एसेट्स में हमारे पास बिल्डिंग दिया 9,50,000 और जो डेप्रिसिएशन हो चुका था 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख का ये, और एडजस्टिंग के अंदर हमारा कोई डेप्रिसिएशन आ रहा था, देखते हैं यहाँ पे एडजस्टिंग के अंदर कोई भी नहीं था, तो लिहाजा यही 2.5 लाख इसमें से लेस करेंगे तो 7 लाख इसकी जो है बुक वैल्यू आ जाएगी बिल्डिंग की। उसके बाद जो है हमारे पास बिल्डिंग के अलावा स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कोई देखना कोई है और तो नहीं है। फिक्स एसेट्स सिर्फ बिल्डिंग दिया हुआ है। उसके बाद करंट एसेट्स की हेडिंग डालते हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस से, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास है 36,000, जबकि आप देखते हैं कि आपका 6,000 का इंश्योरेंस जो थी वो एक्सपेंस हो चुकी थी, तो 30,000 में 6,000 की इंश्योरेंस होगी तो 30,000 प्रीपेड इंश्योरेंस बचेगा आपका। और अब उसके बाद चलते हैं आगे। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद हमारा आता है प्रीपेड सैलरीज 30,000। 30,000 में से 12,000 की एडवांस बची थी, तो जो 12,000 की बची थी यही एडवांस हमारा प्रीपेड सैलरीज में आ जाएगा। प्रीपेड सैलरीज के बाद चलते हैं आगे, तो प्रीपेड सैलरीज आ गया हमारे पास। और यहाँ पर प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 20,000 की थी, 20,000 में से हमारी एडवर्टाइजिंग जो है वो 7,000 की एडवांस बची थी, जो 7,000 की बची थी यही हमारा एडवांस जो वो करंट एसेट्स में आ जाएगा, सारे प्रीपेड आ गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या है हमारे पास। प्रीपेड आई है, उसका इन्वेंट्री आएगा। एंड आपके पास इन्वेंट्री यहाँ पे थी नहीं, तो लिहाजा जो इन्वेंट्री दी गई है 1.5 लाख, यही 1.5 लाख जो दी गई है यही हमारी बैलेंस शीट में चलाएगी। जब कॉस्ट को दी जाए तो यही इन्वेंट्री जो आपको अनरजिस्टर्ड में दी गई होगी यही आपकी एंडिंग बन जाएगी, और यही आपकी एंडिंग हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी 1.5 लाख। 1.5 लाख की इन्वेंट्री हमारी जो है वो बैलेंस शीट साइड पर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास रिसीवेबल आएंगे 4,20,000 हमने लिखे। 4,20,000 में से सर यहाँ देखिए आपके पास कि आपका जो एडजस्ट हुआ था बेड डेट्स वो हुआ था आपका 42,000 से 10%। आप 40 इसके लिए टी अकाउंट बना लीजिए। 42,000 की अलाउंस फॉर बेड डेट्स को क्रेडिट साइड पे रखिए, और बेड डेट एक्सपेंस जो है आपका हुआ था 42,000 का। तो आपके पास जो आपका जो बैलेंस आ रहा है एडजस्टिंग एंट्री में हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 50। हमने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है वो किया है
बेड डेट एक्सपेंस 57, तो हम 57 का टी अकाउंट बनाते हैं, तो 57 अलाउंस फॉर बेड डेट्स को हमने 57 को लिख दिया क्रेडिट साइड पे, जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री में हो रहा है। ये 57 हमारा क्रेडिट में आ गया टी अकाउंट के, और जो ऊपर डेबिट बैलेंस था वो 15,000 हमने डेबिट में लिख दिया। आप 57 के क्रेडिट में से 15,000 लेस कराएंगे तो 42,000 बैलेंस बचेगा आपका, एडजस्टेड 42,000 बचेगा। ये जो बैलेंस बचेगा इसका आपने टी अकाउंट बना के अलाउंसेस का अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट बचेगा, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस बचेगा 42,000 का। तो ये जो 42,000 है ये आप लेस करवाएंगे ट्रांसफर बेड डेट पे से, तो हमारा आ जाएगा 3,78,000। उसके बाद सर उसके बाद हम आगे चलते हैं और बेड डेट एक्सपेंस आ गया, उसके अलाउंस फॉर रिसीवेबल में से बेड डेट्स माइनस हो गया, कैश आ जाए, कैश हमारा आ जाएगा 7,54,000। अब एक दफा नजर दुरा लेते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हुआ, कैश हम ले चुके हैं, रिसीवेबल भी हम अलाउंस फॉर बेड डेट्स माइनस कर चुके हैं, मर्चेंट इन्वेंटरी भी आ गया, प्रीपेड भी आ गया, बिल्डिंग भी हमारा करंट एसेट में आ चुका है, अलाउंस ले चुके हैं, लेस कर चुके हैं, अकाउंट पर हम लायबिलिटीज में ले चुके हैं, शेयर कैपिटल भी हम इक्विटीज में ले चुके हैं, शेयर होल्डर इक्विटीज में ले चुके हैं, हमारे पास रिटर्न एंडिंग का बैलेंस भी हम एंडिंग बैलेंस ले चुके हैं, कमीशन इनकम भी मैनेज कर चुके हैं, और इसके अलावा हमारा सेल्स जो है ये, अच्छा कमीशन इनकम थी हमारे पास एक ना, वो पहले देख लेते हैं। एडजस्टिंग के अंदर सारी चीजें आ गई है, नहीं आ गई, प्रीपेड भी हो गया, सैलरीज एक्सपेंस भी, पेबल भी हो गया, एडवांस भी रिकॉर्ड हो गया, एक्रूड कमीशन है, एक्रूड कमीशन रिसीवेबल होती है, तो 38,000 का इनकम का इजाफा हुआ, इसका मतलब उसका पैसा अभी तक रिसीव नहीं करा, तो ये कमीशन रिसीवेबल है, तो ये कमीशन रिसीव 38,000 जो है हमारा करंट एसेट में चला जाएगा 38,000 का, सही है। और तमाम एसेट ले चुके हैं हम लोग, बिल्डिंग भी आ गया, प्रीपेड, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, रिसीवेबल, बिल्डिंग कमीशन, रिसीवेबल, इन्वेंटरी और कैश सब कुछ आ चुका है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग कमीशन तक पहुंच चुके थे, कमीशन इनकम भी हमारा हो गया, सेल्स भी हमारी जो है वो कमीशन इनकम हमारा अदर इनकम में ऐड हो गया, सेल जो था हमारे इनकम स्टेटमेंट में चला गया, कॉस्ट टू गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में चला गया, सैलरीज एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया, प्रीपेड भी मैनेज हो गया, और रेंट एक्सपेंस जो था ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया, एडवांस भी हम एसेट्स में ले चुके हैं और एडजस्ट कर चुके हैं। उसके बाद एडजस्टिंग के अंदर आते हैं, एडजस्टिंग में प्रीपेड सैलरीज जो है वो एडवांस में जा चुकी है, एक्सपेंस भी मैनेज हो चुकी है, एक्सपेंस भी आ चुका है, एक्रूड इनकम का भी हो गया, एडवर्टाइजिंग का भी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हम लोग पेबल में और एक्सपेंस में ऐड कर चुके हैं, इंश्योरेंस भी हो गए हमारे, डाउटफुल भी हो गया, और रिजर्व भी सारे मैनेज हो गए, सब चीज हो चुकी है। अब जाके इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे 7 लाख से स्टार्ट करेंगे, ये टोटल में शामिल नहीं करेंगे, 7 लाख में 6,56,000 को जमा करेंगे, 90,000, 30,000, 5 लाख, 28,000, 60,000, 5,000, इसका टोटल आएगा 20,69,000। एसेट साइड पर आएंगे तो ये हमारी कहलाएंगे टोटल इक्विटीज, टोटल इक्विटीज कहलाएंगी ये आपकी। और एसेट साइड पर आते हैं और एसेट साइड का टोटल करते हैं, हमारे पास 7 लाख जमा करेंगे, 12,000, 7,000, 30,000, 3,78,000, 38,000, 1,50,000, 7,54,000 को जमा कराएंगे तो टोटल आपके एसेट्स आएंगे 20,69,000। तो ये था आपका 2021 में जो सवाल आपसे पूछा गया था। उसके बाद सर 2021 के बाद 2020 में जो आपसे सवाल पूछा गया है, इसमें आपको अली ट्रेडर कंपनी है उनकी 330 तक का 2017 तक के ट्रायल बैलेंसेस बता रहे हैं, उसमें आके देखिए आपको कैश एसेट्स है, बैंक आपको एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेंटरी ओपनिंग है, रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, करंट एसेट्स है, इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट्स है, उस पर डेप्रिसिएशन निकल चुका है 2,16,500 का, अलाउंस फॉर डाउटफुल है यानी बैड डेट्स है, आपको अकाउंटेबल लायबिलिटीज है, कैपिटल बता रहा है, यहाँ पे सर ड्राइंग भी बता रहा है, आपको रिटर्न एंडिंग का बैलेंस बता रहा है, आपको 10,500 रुपए सेल्स है, परचेज है, डिस्काउंट है, सर यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिए हैं आपको, एक डिस्काउंट दिया हुआ है आपको अलाउड, एक दिया हुआ रिसीव। सर जो डेबिट साइड पर आता है वो हमेशा डिस्काउंट सेल डिस्काउंट कहलाता है, और जो क्रेडिट साइड पर आता है वो परचेज डिस्काउंट कहलाता है। तो जो डेबिट साइड वाला है ये सेल डिस्काउंट है, जो क्रेडिट वाला है ये आपका परचेज डिस्काउंट है। फ्रेट एक्सपेंस बता रहा है आपको, फ्रेट इन बता रहा है 25,000, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट और रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है आपका 59,730। अब उसके बाद एडजस्टिंग आपको एंट्री दी गई है सर यहाँ पर आपको, और
एडजस्टिंग एंट्री आपको बता रहा है, रिक्वायर्ड में आते हैं, रिक्वायर्ड में आपसे कह रहा है आपने वही इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, क्लासिफाई और इनकम स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग बनाना है। सर पहले जाहिर सी बात है इसकी रिक्वायर्ड में आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब आते हैं सवाल की तरफ, और सबसे पहले हम लोग सेल लेंगे। सेल्स हमें दी गई है यहाँ पर 10,43,260। इसमें से सेल डिस्काउंट जो डेबिट में आ रहा था, डिस्काउंट 12,060 वो लेस कराएंगे तो नेट सेल आ जाएगी आपकी 10,31,200। इसमें से हम लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट स्टार्ट लेंगे। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट स्टार्ट जो दिया गया है वो है 71,540। वो आपको जो स्टार्ट दिया हुआ 71,540 लेंगे। उसके बाद इसमें नेट परचेज की हेडिंग डालेंगे, डिस्काउंट भी आ रहा था तो नेट परचेज की हमारी हेडिंग आएगी। तो परचेजेस जो हमें दी गई है वो दी गई है 7,12,240। इसमें से जो डिस्काउंट था परचेज को, जो क्रेडिट में आ रहा था हमारा डिस्काउंट, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे तो हमारी नेट परचेज आ जाएगी 7,05,400। ट्रांसपोर्टेशन इन लगा, फ्रेट इन लगा है तो वो हम इसमें से क्या करेंगे, इनमें ऐड करा देंगे। फिर इन इसमें हम ऐड करवा देंगे 25,850। तो हमारे पास डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा आपका 7,31,280। ये जो माल पहले से रखा था इसको हम मिलाएंगे, जो हमारा माल आया तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। टोटल माल जो है, टोटल लागत आ जाएगी सेल होने के लिए 8,02,820 रुपए की। इसमें से जो एंडिंग था, जो अभी आपका माल सेल नहीं हुआ उसको हम लेस करवा देंगे तो हमें एडजस्टमेंट से मिलेगा। एडजस्टमेंट में अमाउंट आ रहा है 82,210 रुपीज का, ये लेस करवाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट गुड्स आ जाएगी 7,20,610। सेल में से 10,31,200 में से 10,31,200 में से 7,20,610 को माइनस कराएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 3,10,590। उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करवाएंगे। सबसे पहले हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास जो है पहला एक्सपेंस देखते हैं कौन सा आ रहा है इसके अंदर। सबसे पहला एक्सपेंस जो हमारे पास है एडजस्टिंग के अंदर आ रहा है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस है 59,730। देखते हैं इंश्योरेंस या रेंट का कोई लिंक है नीचे, इसमें कोई लिंक नहीं है तो इंश्योरेंस यही आ जाएगा 59,000, ये पे आ जाएगा 59,730। उसके बाद अगले एक्सपेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सैलरीज एक्सपेंस है। सैलरीज एक्सपेंस हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,30,760। इसका लिंक देखते हैं। सैलरीज का कोई लिंक है? बिल्कुल है। एडवांस बच आ रहा है, बल्कि सैलरीज एडवांस में रहेगी 55,000। एडवांस हमारा प्रीपेड होता है तो प्रीपेड सैलरी जो बच गई है हमारे पास एडवांस, यानी हमारा सैलरीज था 1,30,760 का, उसमें से 55,000 का एडवांस बच गया तो वो एडवांस माइनस करवा देंगे हमारे पास। इसमें पहले तो हमारा एक्सपेंस आ जाएगा 75,760 रुपीज का। अगले चलते हैं आगे। सैलरी सेक्शन का एडवर्टाइजिंग आता है। एडवर्टाइजिंग आपका दिया हुआ 18,520। नीचे एडवर्टाइजिंग का कोई लिंक है नहीं है तो यही अमाउंट आ जाएगा 18,520 आपकी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ जाएगी। तो तरतीब से चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन इन हमारा उसके अंदर कॉस्ट गुड्स सोल्ड मैनेज हो चुका है। और कोई एक्सपेंस हमारे एडजस्टेड से ट्रायल से हमारे सारे एक्सपेंस आ गए। तरतीब बार लेना शुरू करें। और उसके बाद हम एडजस्टिंग में देखते हैं। एडजस्टिंग हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल रहा है इक्विपमेंट पर 12.5% पर एनम जो इक्विपमेंट की कॉस्ट पे जाती है। इक्विपमेंट आपको 4,87,000, इसका 12.5% निकालेंगे तो 12.5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 60,875। यहाँ मैंने शो नहीं करा, जगह कम थी तो आपने जो है वो 4,87,000 का 12.5% निकाल के आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद आपका ये एक्सपेंस आ गया। उसका सैलरीज एडवांस रिकॉर्ड हो गया, एंडिंग भी आ गया, केस डिक्लेरेशन बता रहा है, बस यही एक्सपेंस दिए हैं। इन एक्सपेंस को जमा कराएंगे तो हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा आपका
2,14,885 यानी 2,14,885। इसमें से इसको लेस करवाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 95,705 रुपीज का। अब उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न में अनएप्रोप्रिएट बैलेंस लेंगे रिटर्न अर्निंग का, जो हमें बैलेंस ओपनिंग किया हुआ है तो हमारे पास 60,000 है। उसमें जो नेट इनकम हुई है हमारे पास नेट प्रॉफिट जो निकला है वो निकला है 95,000 नेट प्रॉफिट जो आपको आया है वो हुआ है 95,705। इनको जमा कराएंगे तो टोटल बैलेंस रिटर्निंग आ जाएगा आपके पास 1,55,705। उसके बाद हम इसमें से एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन हम ड्राइंग एप्रोप्रिएशन हो रही है तो पहले ड्राइंग लेस करवा देंगे। इसमें से केजल डिक्लेरेशन हो रहा है तो केजल डिक्लेरेशन जो है वो डिटेल लेस करा देंगे 20,000 रुपए का, और रिजर्व निकलने 15,000 का, 15,000 का रिजर्व लेस करा देंगे। टोटल एप्रोप्रिएशन होगी हमारी 39,310 की लेस कराएंगे तो एंडिंग बैलेंस आ जाएगा 1,16,395 रुपए का। सर उसके बाद जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट की तरफ आते तो बैलेंस शीट में हम ऑथराइज कैपिटल को शो करेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल जो हमें दिया हुआ है देखते दिया, हाँ बिल्कुल एक ऑथराइज कैपिटल इधर नहीं दिया हुआ, इस सवाल में ऑथराइज कैपिटल नहीं है सर, तो आप ऑथराइज कैपिटल शो नहीं करेंगे। ऑथराइज कैपिटल है नहीं यहाँ पर। अब शेयर होल्डर इक्विटीज में आते हैं। शेयर होल्डर इक्विटीज के अंदर हम सबसे पहले शेयर कैपिटल लेते हैं, यानी कैपिटल लिख लें। यहाँ पर उन्होंने कैपिटल दिया हुआ है तो ये लाजमी शेयर कैपिटल ही कहलाएगा, वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये आपका जो होगा ये शेयर कैपिटल ही कहलाएगा। तो सर सबसे पहले आपका जो कैपिटल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल। यहाँ पर आपको कैपिटल के नाम से दिया सर, कंपनी फाइनेंशियल सिस्टम में ये शेयर कैपिटल ही कहलाएगा 2,44,190 रुपए का। उसके बाद आप रिटर्निंग का बैलेंस लेंगे जो आपने मालूम किया था, वो आया था आपका 1,16,395 रुपए का, 1,16,395 वो आ जाएगा। उसका रिजर्व लेंगे। रिजर्व यहाँ पे कोई हमारे नहीं निकले हुए पहले ट्रायल के अंदर, यानी अब हम इसमें आते हैं सबसे रजिस्टिंग में। तो रजिस्टिंग में एक रिजर्व निकला, रिजर्व फॉर प्लान एक्सटेंशन, तो वो हमारा 15,000 का आ जाएगा। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी सवाल में नहीं है होता तो वो हम लिखते, तो यही रिजर्व था। अब हमारे पास लायबिलिटीज में आते हैं। हमारे पास एक लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल आ रहा है। अकाउंट पेबल दिया हुआ हमें 1,16,400, और ये हमारे को और कोई यहाँ पे कोई लायबिलिटीज मौजूद नहीं है ट्रायल में। एक दफा हम लोग उसमें देख लेते हैं एडजस्टिंग के अंदर। एडजस्टिंग में हमारा एक डेप्रिसिएशन था, एक एडवांस था, एक एंडिंग इन्वेंटरी था, और एक डिक्लेरेशन था, और एक रिजर्व था। तो इसका मतलब नहीं आ रहा हमारा। तो अब हमारे पास जो डिक्लेरेशन है ये पेबल है, तो कैश डिविडेंड पेबल ये 20,000 का हमारा जो है ये आपका लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो यही लायबिलिटीज मौजूद थी। आप एसेट साइड पे जाते हैं और एसेट साइड पे देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स एसेट से, यहाँ से तलाश करना शुरू करते हैं फिक्स एसेट डाउनवर्ड से। सबसे पहला फिक्स एसेट्स कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, इक्विपमेंट आया। इक्विपमेंट है 487,000 में से डेप्रिसिएशन निकल चुका 2,16,000 ये, 500 ये, और जो हमने एडजस्टिंग के अंदर निकाला था ये अमाउंट जो हमारा एडजस्ट हुआ था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60,875 रुपए यानी 60,875 ये, और यहाँ पे जो अलाउंस फॉर बेड डेट्स निकला 2,16,500 दोनों जमा होंगे, और जमा होने के बाद ये हमारे इक्विपमेंट में से लेस हो जाएंगे। तो इनको जमा करके लेस करवाएंगे तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी टोटल इसकी 2,09,625। उसके बाद हमारा ये इक्विपमेंट आ गया। मेरे ख्याल में करंट एसेट यही दिया हुआ था एक। अब उसके बाद आते हैं हम लोग किस पर, करंट एसेट्स के बाद हम लोग लेते हैं फिक्स एसेट के बाद हम लेते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में चलते हैं यहाँ से डाउनवर्ड से। पहला करंट एसेट्स कौन सा आ रहा है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। यहाँ डाउनवर्ड से देखते हैं पहले और हमारे पास सबसे पहला एक्सपेंस हमें मिलता है ऑफिस सप्लाईज 12,130। ऑफिस सप्लाईज का कोई लिंक नहीं था तो ऑफिस सप्लाईज ऐसी आ जाएगी 12,130 रुपए के हिसाब से। तो ये हमारा इसका कोई लिंक नहीं था तो हम इसको जो है वो इसी तरह से लिख देंगे, कोई एडजस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो उसके बाद
ऑफिस सप्लाईज के बाद अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है 1,31,700, वो हमने लिखा, और बेडेड एक्सपेंस निकल चुका था, देखते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एडजस्ट नहीं हुआ था, तो बेडेड एक्सपेंस यहाँ दिया, बिल्कुल ये दिया 12,340 रुपये, डायरेक्ट लेस हो जाएगा, तो हमारा जो है वो रिसीवेबल आ जाएगा 1,19,360 रुपये का। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा ऑफिस सप्लाईज आ गया, रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है, इन्वेंट्री आपको एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 82,210, तो 82,210 हमारा जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आ जाएगा। एंडिंग के बाद हमारे पास जो है वो कैश और एंड और कैश देंगे, इधर देख लेते हैं एडजस्टिंग में कोई एडवांस तो नहीं बच रहा। प्रीपेड सैलरी थी 55,000 एडवांस था, तो ये प्रीपेड सैलरी जो है वो हमारा बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, करेंट एसेट्स में आ जाएगा। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज भी आ गया, प्रीपेड सैलरीज भी आ गया, रिसेल भी आ गया। अब हमारे पास और देख लेते हैं, यहाँ से बस हमारे सारे हुए ट्रायल में से कैश और बैंक बचा है। एक दफा हम लोग नजर दौड़ा लेते हैं कि हमारा जो एडजस्टिंग उसमें कोई करंट एसेट्स तो नहीं आ रहा है, इक्विपमेंट लेस हो चुका है, सैलरीज एक एडवांस रिकॉर्ड हो चुकी है, एंडिंग इन्वेंट्री आ चुकी है, कैश डिक्लेरेशन है आपके पास, और उसके बाद जो रिजर्व आपके पास कैश डिविडेंड ले चुके हैं, रिजर्व भी हम लोग इक्विटीज में ले चुके हैं, और हमारे पास और कुछ नहीं है, तो ये कमीशन नहीं आएगा। तो उसके बाद जो है ये आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आ गई। अब हम कैश ऑन हैंड बचा है, कैश और बैंक बचा है, वो हमें जो दिए हुए ट्रायल में उनको ले लेंगे। यहाँ से कैश ऑन हैंड हमें दिया हुआ है 3,120 रुपए का, और कैश एट बैंक दिया हुआ है 30,540। तो ये हमारे सारे आ गए। एक दफा रीचेक कर लेते, कुछ मिस तो नहीं हो गया, अमाउंट देख लेते पहले इनको। तो अब से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कैश हम ले चुके हैं एसेट में, बैंक भी ले चुके हैं हम लोग एसेट्स के अंदर, और इन्वेंट्री हमारा जो है वो इनकम स्टेट में चलेगा, रिसेल हमारा एसेट में आ गया, बेड डेट्स माइनस करके ऑफिस सप्लाईज जो हमारा एसेट्स में आ गया, करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में आ चुका है, इक्विपमेंट भी हमारा बैलेंस शीट में आ चुका है, उसमें से अलाउंस फॉर बेड डेट्स एडजस्ट करके लेस करवा चुके हैं, अलाउंस फॉर बेड डेट्स भी रिसेल में से माइनस हो चुका है, अकाउंटेबल हमारा लायबिलिटी साइड पर आ चुका है। अच्छा, उसके बाद अब कैपिटल शेयर कैपिटल जो है ये हमारे पास इक्विटीज पार्ट में जा चुका है। उसके बाद जो है हमारे पास ड्राइंग जो हम प्रिपरेशन करा चुके हैं, रिटर्निंग हम बैलेंस पे ले चुके हैं, रिटेन। उसके बाद सेल्स आपको बता रहा है ये हम इनकम स्टेटमेंट में ले चुके हैं, परचेजेस हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले चुके हैं, डिस्काउंट जो है हमने दो डिस्काउंट, एक सेल में से माइनस हुआ था, एक परचेज में से माइनस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस था, फेड इन था, मुझे बाद इसको हम परचेज के अंदर ऐड कर चुके हैं। उसके बाद जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में जा चुकी है, सैलरीज भी एक्सपेंस में जा चुकी है, और इंश्योरेंस भी एक्सपेंस में जा चुके हैं। एडजस्टिंग में आते हैं, एडजस्टिंग में डेप्शन निकल चुका है हमारा, एडजस्ट हो चुका है, और उसमें से हम जो है वो अलाउंस लेस करा चुके हैं, सैलरीज हम एक्सपेंस में से माइनस कर चुके हैं, एडवांस में भी ले चुके हैं, एंडिंग इन्वेंटरी बैलेंस शीट में ले चुके हैं, डिक्लेरेशन कैश डिविडेंड डिक्लेरेशन हम इसमें से एप्रोप्रिएशन में से लेस करा चुके हैं, और इसको लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट पे भी ले चुके हैं। एप्रोप्रिएशन डिक्लेरेशन के बाद एप्रोप्रिएशन आपको दी हुई है प्लांट एक्सपेंशन की, प्लांट एक्सपेंशन का रिजर्व है, ये हम लोग जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग में से लेस करा चुके हैं, और उसको बैलेंस शीट में शेयर पे ले चुके हैं, सब चीज आ चुकी है। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं, तो टोटल कर लेते हैं। हमारे पास टोटल करेंगे हमारे पास, तो ये 2,44,190 में 1,16,300 1,16,395 50,000 1,16,420 में जमा कराएंगे तो हमारा टोटल आएगा 5,11,985 रुपए का, यानी 5,11,985 इक्विटीज, ये हमारे इक्विटीज का टोटल आ जाएगा। अब एसेट साइड का टोटल करेंगे तो 2,09,625 में से 12,130 55,000 1,19,360 रुपए, और हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो थी वो 82,210 कैश इन हैंड बता रहा था आपको, कैश इन हैंड आपको बता रहा था, और वो बता रहा था आपको 3,120 रुपए, और इसके साथ साथ आपको जो है कैश एंड बैंक बता रहा है 35,514 को जमा कराएंगे तो हमारा टोटल आएगा 5,11,985 रुपए, यानी 5,11,985 के एसेट्स आएंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे।
तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कि आपने सही किया। तो इसका मतलब ये है कि ये था आपका सवाल 2020 से मुताल्लिक आया था पेपर में। ये बानिस्बत 2021 से थोड़ा सा आसान था और इसमें टेस्टिंग एंट्री कम थी। और अब हम इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है हमारा वो स्टार्ट होगा 2019 से, और 2019 के जो पेपर में सवाल आए वो हम लोग इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट वीडियोज है हमारी वो 2019 रेगुलर से और जो पेपर में सवाल आए आगे के मजीद सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इसमें कोई गलती हो तो यकीनन ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू वेरी वेरी मच।